अभी धुरंधर मूवी आई थी तो उसमें अजय सनियाल का एक डायलॉग मेरे को बहुत याद है हाँ। कि ये समुंदर बहुत गहरा है और दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा और अंधेरा। ये समंदर बहुत गहरा है और दूर दूर तक अंधेरा है। तो जैसे इंटर्नशिप के दौरान सबसे इमोशनल या अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस कौन सा रहा आपका? रात को हमारी इमरजेंसी मेडिसिन में ड्यूटी लगी हुई थी। रात को अराउंड 2-2:30 बजे के आसपास पेशेंट आया। आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट था। अच्छा। एंड वो एक ऐसा केस था, उसने मतलब मेरी सोल तक हिला के रख दी थी। हाँ। बाइक चला रहा था, उसका ट्रक ऐसे यहाँ से मार के चला गया। अराउंड बाइक भी 70-80 की स्पीड पे थी, पेशेंट भी ड्रंक था, उसको भी होश नहीं था। अब जब पेशेंट हमारे पास स्ट्रेचर पे आया, अराउंड उसका सबसे नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे रूट्स एंड विंग्स के पॉडकास्ट में। आज का जो पॉडकास्ट है ना, अभी तक का सबसे बेस्ट पॉडकास्ट इसलिए है क्योंकि जैसे हमारा नाम है रूट्स एंड विंग्स, जड़ों पे हम काम करते हैं। और जब एक माँ अपने बच्चे की जड़ पे काम करती है तो उसका निखार ही कुछ और निकल कर आता है। तो आज जिसको हमने गेस्ट बनाकर यहाँ पर जिनको इनवाइट किया है वो मेरा खुद का भांजा है, फैमिली का मेंबर है और उसके साथ में अपना पॉडकास्ट शूट करने वाली हूँ। और उसने अभी ताज़ा ही MBBS कंप्लीट करके इंटर्नशिप में एंटर हुआ है, जिसका जो सपना है ना खाली किताबों तक नहीं है, किताबों से जाके कहीं ऊंचा सपना है। और जो एकदम जैसा सीधा वो दिखता है वैसा ही उसके थॉट हैं। और आज बिल्कुल हम रॉ रियल स्टोरी उनके साथ शुरू करते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में डॉक्टर नमन वाधवा, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मासी जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो कैसा लग रहा है आज मासी के पॉडकास्ट पे आकर? फीलिंग गुड, बेटर देन यस्टरडे। नमन, आपसे ये कहना चाहूँगी डॉक्टर नमन कि सबसे पहले हमें अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि जब आप डॉक्टर बनने के लिए सपना कब और कैसे शुरू हुआ। हमें शुरू से बताओ इस चीज़ को कि जब, क्योंकि ना ये इसलिए पूछा जा रहा है कि जब ये जो नई जनरेशन इस चीज़ में एंटर हो रही है तो उनको आपकी से काफ़ी हेल्प मिलेगी कि हमें क्या करना है। देखो, ऐसा तो कभी नहीं होता कि जब हम छोटे बच्चे थे हम डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे थे वहीं से हो गया कि चलो यही प्रोफेशन कर लेते हैं। ये सब तो नहीं होता। जब आप अपना 8th क्लास 9th क्लास में जब आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टडीज मैनेज करते हो तब एटलीस्ट आपको इतना पता चल जाता है कि ये मेरे इंटरेस्ट हैं, ये मेरे इंटरेस्ट नहीं है। नहीं है। तो वहाँ पे एलिमिनेशन का गेम जो था वो मेरे लिए सबसे ज्यादा काम करा कि मैथमेटिक्स एक्चुअली मेरी बहुत वीक थी तो मैंने वो फील्ड एलिमिनेट कर दी। बची आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सब में भी मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं बन पाया। मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी भी मेरे अंदर ऐसा था कि यार बायोलॉजी तो मैं फोड़ दूंगा, ये मेरी है। तब ये था कि ठीक है, इफ यू आस्क मी टू स्टडी बायोलॉजी फॉर 6 आवर्स आई एम ओके विद इट। इफ यू आर आस्किंग टू स्टडी फॉर 12 आई एम स्टिल ओके विद इट। तो वो इतना टॉर्चर नहीं कर रही थी बायोलॉजी एज अ इंडिविजुअल सब्जेक्ट मुझे, जबकि मैथमेटिक्स एंड जो अदर फील्ड्स थी वो थोड़ा बहुत परेशान कर रही थी। देन व्हेन आई टुक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन 11th एंड 12th क्लास, तो उसमें भी ऐसा हुआ कि हाँ, अब मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। फिर जब हम उस चीज को इमेजिन करते रहते हैं कि अभी तो सिर्फ पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कल फिर अपनी पूरी इंडिविजुअल रहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। फिर हम ओवर थिंकिंग के पुतले हैं पूरी तरह से। बिल्कुल। फिर हम सोचते हैं कि यार ऐसे ऐसे पेरेंट्स ओल्ड हो जाएंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे ही वो सब्जेक्ट्स पढ़ते हुए मेरे दिमाग में आया, यार ऐसे तो फिर किसी ना किसी पेशेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बिल्कुल, प्रोफेशन ऐसा तो आएगी ही आएगी। फिर जब वो एक्चुअली में स्ट्राइक करा कि एक पेशेंट खाली एक पेशेंट नहीं होता, उसके साथ पूरी फैमिली जुड़ी होती है। अगर एक बंदा परेशान है पूरी फैमिली परेशान है एंड उनकी नजरें आपके ऊपर है। जब ये सब थॉट्स थोड़े मेरे माइंड में आने स्टार्ट हुए एंड इनके मैं एक्चुअली में सोल्यूशन देख पाया, तब मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने सोचा कि डॉक्टर विल बी द राइट प्रोफेशन फॉर मी। तो ये तो आपने चुना कि डॉक्टर प्रोफेशन मुझे करना है। और इसमें कहीं ना पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आपके पेरेंट्स का सपोर्ट क्या रहा आपको यहाँ तक पहुँचाने में? जब हम 11th एंड 12th क्लास में पढ़ते हैं, आपका ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन आप खुद पे सेल्फ डाउट ना करो। ऐसा कभी कोई दिन नहीं होगा जब आपने ये नहीं सोचा यार ये तो बना ही नहीं है मेरे लिए। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। ये सब चीजें तो स्पेशली 11th-12th जब इमेच्योर होते हैं हम सब, तब हिट करती ही करती है। तो पहले पेरेंट्स का यही रोल होता है कि आपको इन सब डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्शन हटाने से थोड़ी ना आप सुधर पाओगे या फिर आप सीख पाओगे। डिस्ट्रैक्शन से डील करना पेरेंट्स ने सिखाना है आपको। वो डील
जिसके पेरेंट्स जितना अच्छे से समझा पाएंगे, बच्चे के साथ टाइम निकाल पाएंगे, एक उसकी पर्सनल ग्रोथ उतनी ज्यादा होएगी उस हिसाब से। दूसरा मैं कहूंगा कि मेरा हमेशा एक रूल चलता है, जख्म, जुनून और जीत। अगर ये 3 चीजें जिसने भी इंडिविजुअल लेवल पे डेली कर ली, उसका फिर सक्सेस रेट पाने का चांस एक्चुअली में भी इंक्रीज हो जाता है। एंड फिर एक पॉइंट आता है कि ठीक है भाई, अब मेरे को अपनी ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ से मतलब है। जब बंदा उस पॉइंट पे पहुंच जाए, देन स्काई इज द लिमिट। मैं यहाँ पर ना नीट वालों को ये कहना चाहूंगी कि 3J, जख्म, जुनून और जीत, अगर ये जज्बा आपके अंदर है ना, तो नीट क्रैक करना, 720 में से 720 लाना कोई मुश्किल नहीं। तो इसी के चलते जब आप इंटर्नशिप लाइफ को एक्चुअली कितनी चैलेंजिंग होती है, क्या फेस करा आपने इस चीज में? बिकॉज इनिशियली 4.5 years वी जस्ट स्टडी थ्योरी। अगर हमारे पास हम कोई टॉपिक आ रहा है, फॉर एग्जांपल कोलोरेक्टल कैंसर है, कैंसर ऑफ द इसोफेगस है, स्टमक है, तो हम उसको एक जस्ट नॉर्मल टॉपिक की तरह पढ़ते थे। उसके हमने इन्वेस्टिगेशन में, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन यानी कि कौन कौन सी हमें जांच करानी है उस पेशेंट की, इस पे बात कर रहे हैं, तो हम एज अ स्टूडेंट तो उसको एकदम भले याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, वाइवा में कैसे बोलना वो पता कर लेंगे। बट जब एक्चुअल में, जब आपने इंटर्नशिप में वो पेशेंट देख लिया, आपके 100% होश उड़ने ही उड़ने हैं। बिकॉज इन्वेस्टिगेशंस जो आपने याद करी वो आपके दिमाग में ऐसे उसी टाइम उड़ जाएंगी जब एक्चुअली में वो पेन वाला पेशेंट आपके सामने आएगा। आपको कंफर्म पहले डायग्नोसिस बनाना है इन्वेस्टिगेशंस के बेसिस पे, उसके बाद उनकी फैमिली को कंसल्ट करना है, और सबसे मुश्किल काम उनकी लैंग्वेज में कंसल्ट करना है। बिकॉज हर रीजन की अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज है इंडिया में। बिल्कुल। वो समझ पाए आपकी बात, ना समझ पाए ये एक पॉइंट है। वो आपके बात से सहमत हो, ना सहमत हो, वो एक बात है। बिकॉज वो अपने तिकड़म लगा रहे कि हमारे साथ तो कहीं धोखा नहीं हो रहा, हम सही जगह पे आए हैं ना। और उनको भी है यार, इस सिचुएशन से निकलने के लिए काश यही बंदा सही निकले, उनके मन में भी एक डाउट रहता है। तो ये सब चीजें काउंसलिंग, और इसके साथ साथ ये तो चलो हमारे सीनियर्स करते हैं, हम भी थोड़ा बहुत समझाते हैं, सीख रहे हैं, बट एक्चुअली में ये सब के साथ साथ अपनी वो ही स्टडी कंटिन्यू रखना, ये डबल इंजन का प्रेशर आ जाता है, इसे हैंडल करना एक्चुअली में बहुत ज्यादा मुश्किल है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब देखो, छोटी सी अभी जस्ट स्टार्टिंग है, इंटर्नशिप में इतनी बड़ी सोच रखना ये कोई मामूली बात नहीं है। क्योंकि ना मैंने इस चीज़ को बहुत करीब से फेस किया है कि एक डॉक्टर के लिए कहना और एक पेशेंट के लिए सुनना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत पेनफुल होता है। अगर रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में कितना डिफरेंस है? यही डिफरेंस है कि जब हम इनिशियल ईयर्स में होता है, हमें लगता है कि इंटर्नशिप में हम थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाएंगे, बट ये किसी को भी रियलाइजेशन नहीं है। आप रिलैक्स सिर्फ तब तक हो जब तक आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। आप जब सिर्फ हॉस्पिटल ड्यूटी कर रहे हो, वो तो आप सीखने गए हो। एज अ इंटर्न डॉक्टर आपका सिर्फ काम है वहाँ पे बेड साइड लर्निंग का। वो बेड साइड लर्निंग को आपको एक्यूमुलेट करना पड़ेगा थ्योरी में। वो अगर आप रूम पे जाके, अपने हॉस्टल जाके थ्योरी में एक्यूमुलेट नहीं करोगे, वो भी वेस्ट है। यहाँ का थ्योरी जो आपने 4 साल पढ़ा वो भी वेस्ट है। तो ये बिल्कुल मिथ में नहीं रहना कि हम वहां पे जाके इंटर्नशिप में जाके चलो कम चले जाएंगे, रूम पे बैठ के पढ़ लेंगे। दोनों ही चीजें, एक आपका वहां पे क्लिनिकल एक्सपोजर, एंड जो आपने 4 साल पूरी तरीके से वहां पे पढ़े, ये दोनों चीजें अब मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। यहाँ मैं आपकी इस बात को यहाँ रिलेट कर पा रही हूँ कि अगर आप पढ़ाई करके एवरेज मार्क्स तो लेके आ सकते हो, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकल करने में एक दिन भी मिस कर दिया ना, तो वो जो सीखा है ना उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि पास होना और प्रैक्टिकली उसको करना बहुत डिफरेंस है। तो एक इंटर्न डॉक्टर का नॉर्मल डे कैसा होता है? नॉर्मल डे, जस्ट अगर मैं ऑन एवरेज नॉर्मल डे की बात करूँ, वी वेक अप एट 8 AM, आवर ड्यूटी टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम 9 AM। ओके। सो बिटवीन 8 AM to 9 AM वी हैव टू ब्रश, बेथ, हैव ब्रेकफास्ट। अगर हम लेट उठे तो ये सब स्किप और सीधा हॉस्पिटल। एट 9 AM वी रिटर्न टू आवर HODs, दैट सर वी आर प्रेजेंट, आवर अटेंडेंस इज टेकन। देन वी आर ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ रेजिडेंट्स। तो उनको जाके रिपोर्ट करना हो गया। फिर अब वो हमें आज सिखाते हैं कि ये बोले 4 पेशेंट नए आए हैं, पहले इनके तुम सब वाइटल्स लो। वाइटल्स में आपका ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, ये सब SpO2 ये सब आ जाता है। तो आप पहले इनके वाइटल्स लो, फिर इनकी हिस्ट्री देखो कि ये किस बीमारी की वजह से यहाँ आए हैं। इनकी ड्रग्स के बारे में पढ़ो कि आपने जो हमने इनको ड्रग्स प्रिस्क्राइब करी है वो एक्चुअली सही होती है। तुम्हें तो लगता है तुम समझ पा रहे हो ना। तो उसके बाद कोई भी पर्टिकुलर पेशेंट है, उसकी 3 दिन बाद सर्जरी है, तो अगर वो अपने पैसों पे आया है
तो उसकी कोई इशू नहीं होता। बट अगर वो कोई किसी गवर्नमेंट स्कीम में आया, फिर उसकी सारी इन्वेस्टिगेशंस के अप्रूवल करवाना, वो सब भी हमें करना होता है। फिर हम कभी कभी उनके पेशेंट के रिकॉर्ड्स वगैरह भी मेंशन करते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन हो गई, ये सब। फिर ये ऐसे पूरे डिपार्टमेंट के जितने भी पेशेंट होते हैं, वो 10 15 20 50 कितने भी हो सकते हैं। तो टोटल हैंडफुल इस यूनिट में चार या 5 इंटर्न्स होते हैं। हम सबको ये सारा काम देखना पड़ता है। एंड आवर डे अराउंड एंड्स विद 9-12 आवर ड्यूटी ऑन एवरेज। अच्छा, कभी जैसे इंटर्नशिप करते करते कोई ऐसा पेशेंट भी आया है जिसने आपको बहुत इरिटेट किया हो, बहुत तंग किया हो, मुझे मेडिसिन नहीं खानी, आ गया फिर दवाइयाँ लेकर फेंक देते हैं, यहाँ अड़ा के बैठ जाते हैं, ऐसा कुछ फेस किया आपने? तो कैसे हैंडल करा उस सिचुएशन को? हमारे पास एक पेशेंट आया था, वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज का पेशेंट था। तो उनकी पैर की ऑलमोस्ट आउट ऑफ 5 2 ही फिंगर्स बची थी, बाकी सब डायबिटिक अल्सर की वजह से खत्म हो फिनिश गए। ऑफ हो गई थी। एंड हम एक लेवल तक उनका पेन समझते हैं कि यार उन्होंने फॉर लाइफ अपनी ये फिंगर्स खो दी, बट हम बाकी 2 को तो बचा लें, उस इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से तो बचाएं। सही बात। नॉर्मल पेशेंट ये बात भी नहीं समझ सकता कि ये मेरे को और इन्फेक्शन से बचा रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब हम उन्हें जो उन्हें नॉर्मली मेटफॉर्मिन सब प्रेस्क्राइब करी गई, उनसे उसकी नहीं बन रही थी शुगर इंसुलिन नॉर्मली। तो हमने जब उनको इंजेक्शंस पे शिफ्ट करने की कोशिश करी, वो कह रहे हैं कि आप मेरा खर्चा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। हम क्यों करेंगे, हमारे पास इतने पेशेंट है, हमारी कमाई वैसे ही बहुत है। सही बात है। फिर उसने बोला कि नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं ले पाऊंगा, तो मेरे को कोई दवाई बताओ। अब हम ज्यादा दवाई भी बता देंगे, वो भी उनके लिवर के लिए डैमेज है। तो ये सारी चीजें समझाना एक पेशेंट को, उस पेशेंट को पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो बस रीजन की बात होती है कि किसी रीजन के पेशेंट इजीली समझ जाते हैं, किसी के बिल्कुल नहीं समझ पाते। अच्छा, इसमें आप ना किसी पेशेंट की कैसे हेल्प करोगे कि जैसे कि बंदा एक तो वैसे बीमारी से परेशान, और जब बीमारी से परेशान है तो उसको समझ ही नहीं आता, डॉक्टर उसके लिए भगवान होता है। ये मैंने फेस किया कि डॉक्टर ने अगर कह दिया कि अब तो तेरे पास टाइम ही नहीं है, तो वो इतना ट्रॉमेटिक बैठ गया कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, उससे घर के बंदों को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में काउंसलिंग आप कैसे करते हो कि कोई वहाँ पे आपने काउंसलर्स रखे हुए हैं या खुद काउंसल करते हो, क्या हेल्प करते हो ऐसे पेशेंट की? नहीं, काउंसलर्स तो देखो नहीं हो सकते, काउंसिल हमें ही करना पड़ता है। बिकॉज अगर किसी XYZ काउंसलर ने एक आधा पॉइंट भी ऊपर नीचे बोल दिया, सारी ब्लेम हमारे ऊपर है। एंड पहला पॉइंट ये है कि जब भी पेशेंट हमारे पास आ रहा है, उसको पूरा बिलीफ होना चाहिए कि अगर हम आज उसके साथ जो कर रहे हैं वो सही है, तो हम जो 1 हफ्ते बाद उसके साथ ट्रीटमेंट चलाएंगे वो भी सही होगा। पहली चीज हमें पेशेंट का चाहिए होता है, सबसे पहले बिलीफ पेशेंट का एंड उसकी फैमिली का, कि आंख बंद करके तुम हमारे पास आ गए हो, जस्ट ट्रस्ट अस। हम पूरी कोशिश करेंगे जिस हिसाब से आपके डिजीज को क्योर करने की चीज होती है। अब अगर पेशेंट के पास टाइम कम है, हमें भी पता है और पेशेंट को भी पता है कि ये चीज इजी नहीं है सरवाइव करना। अब फैमिली को हो सकता है लग रहा हो कि यार इनका तो रोज का, इन्होंने जो हमें बोल रहे हैं 4 पीछे और होंगे, उन्हें भी यही जाके बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हम एक्चुअली में वो पेन महसूस कर सकते हैं, बट हम बोलते नहीं है, बिकॉज आप भी पेन में हो, हम भी पेन में है, दोनों पेन में होगे तो ट्रीटमेंट कौन करेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं पेन, ये सारे पेशेंट्स को पता होना चाहिए, हम भले ही दिखाए ना। और आपको जो काउंसलिंग में बताया गया है, अगर आपके ट्रीटमेंट लेने से अराउंड 6 मंथ्स 12 मंथ्स ऐड होते हैं, तो उसकी तो कोई कॉस्ट हो ही नहीं सकती ना फिर। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो, क्योंकि ना मैं इतना जानती हूँ कि अगर डॉक्टर के रूम में कोई पेशेंट एंटर हुआ है और अगर उसने ये कह दिया ना, कि कहते हैं ना कि कड़वी गोली दे के आप बीमार कर सकते हो और मीठी गोली दे के आप उसको ठीक कर सकते हो, तो अगर डॉक्टर कह देना कुछ नहीं है, ये तेरे को ठीक हो जाएगा, तो बंदा अगर बीमार सिवियर भी होगा ना तो भी ठीक हो जाएगा। और अगर आपके पास डॉक्टर ने अगर ये कह दिया टाइम नहीं है, तो बेचारे के अंदर जो 2 महीने ढंग से जीने के होंगे ना, वो 2 दिन में चला जाएगा। बिल्कुल 100%। तो जैसे इंटर्नशिप के दौरान सबसे इमोशनल या अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस कौन सा रहा आपका? रात को हमारी इमरजेंसी मेडिसिन में ड्यूटी लगी हुई थी। रात को अराउंड 2-2:30 बजे के आसपास पेशेंट आया, RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट था। अच्छा। एंड वो एक ऐसा केस था, उसने मतलब मेरी सोल तक हिला के रख दी थी। तो वो पेशेंट आया, बाइक चला रहा था, उसको ट्रक ऐसे यहाँ से मार के चला गया। अराउंड बाइक भी 70-80 की स्पीड पे थी, पेशेंट भी ड्रंक था, उसको भी होश नहीं था।
अब जब पेशेंट हमारे पास स्ट्रेचर पे आया, अराउंड उसका सबसे पहले हमें ब्रेन दिख गया। यहाँ से पूरा स्कल फ्रैक्चर, सब कुछ फ्रैक्चर होकर हमें सबसे पहले ब्रेन दिख रहा। चलो ब्रेन तो हमने कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में भी देखा था, बट जो इसका ये राइट चीक था पूरा ये ऐसे उखड़ा हुआ था। एंड वो पेशेंट अगर ऐसे लेटा हुआ है तो बार बार पेन की वजह से उठे तो वो और ज्यादा निकल आए। उसके जो ये क्लेफ्ट पैलेट के टीथ थे अराउंड यहाँ के 5 दांत पूरे अंदर जाके वो स्वेलो कर चुका था। ओ माय गॉड। तो अब हम उसको लेके गए, सारा वॉश वगैरह कर रहे थे, स्टिचेस की प्रिपरेशन हो रही थी। अराउंड 5 आवर्स तो लगे हमें उसको नॉर्मल स्टेबल करने में। एंड वो 5 घंटे कसम से चिल्लाता ही रहा, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। हम भी उसे जनरल एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, बिकॉज जनरल एनेस्थीसिया देने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करने जरूरी है। उसका ये चीज ही खत्म है, यहाँ से नोज ही टीयर ऑफ, हम ऑक्सीजन भी कैसे दोगे, ऑक्सीजन भी कैसे जाएगी। हमने उनको आईवी पेन किलर्स दिए जो हम दे सकते थे, बट वो भी नहीं हुआ। तो इसने एक्चुअली में, और उस पेशेंट को अराउंड 350 स्टिचेस आए थे सिर्फ फेस वाले एरिया पे। एंड आराम से मतलब ये लगा लो 6 महीने तो उसके हॉस्पिटल में सिर्फ सर्जरी ही होनी है, तब जाके वो नॉर्मल हम जैसा दिख पाएगा, वरना दिखेगा भी नहीं इंसान वो। यहाँ से अब आप ये देखो कि कितनी बुरी हालत में आते हैं। कम से कम अपने जब इस तरीके की रैश ड्राइविंग या इतनी स्पीड पे ड्रंक होके आप करते हो, तो कम से कम अपने परिवार को जो पीछे आपका इंतजार कर रहा है उनका तो सोच लो। आपको तो वो 6 मिनट रिकवर होने में लग जाएंगे, लेकिन जो वो आपके ऊपर खर्चा, मैं कहती हूँ जो सारा खर्चा भी एक तरफ कर दो, जो सफर करेंगे आपकी फैमिली, जरा उसके बारे में सोचो। और डॉक्टर साहब आज आपने इतनी ज्यादा आप वैल्यूएबल बातें बता रहे हो ना, तो आई एम श्योर ये पॉडकास्ट सबके दिल को छू जाने वाला है। तो इसी के चलते जैसे पेशेंट्स के पेन और इमोशंस को हैंडल करना मेंटली कितना डिफिकल्ट होता है। इनिशियली तो डिफिकल्ट होता है, बिकॉज पेशेंट बोलता है कि पेन है, हमें भी लगता है यार पेन किलर दे देना चाहिए, बट एक्चुअली में कई पेशेंट्स की आदत भी होती है, एडिक्टेड हो जाते कि हैं। वो उनको पेन किलर हर आधे घंटे में चाहिए। अब वो हम भी नहीं दे सकते, क्योंकि हर एक डोज की एक पर्टिकुलर मैक्सिमम डोजेज होती है कि 24 आवर्स में आप इससे ज्यादा नहीं दे सकते। वो लिवर पे, किडनी पे वरना बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल देगी। तो इनिशियली तो चलो उसका रीजनेबल पेन अगर लग रहा है हमें, तो उसका पर्टिकुलर हम सही ट्रीटमेंट देते हैं। एंड रही बात इमोशंस की, इमोशंस कैन ओनली एंड ओनली बी मैनेज्ड बाय काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट एंड काउंसलिंग ऑफ द फैमिली, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तो जैसे आपकी नाइट ड्यूटीज और हेक्टिक शेड्यूल के बीच में स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं आप? अगर बात हम करें स्ट्रेस मैनेज की, तो वो 4.5 साल में ही ऑलरेडी हम इतना ज्यादा उसमें ट्रेंड हो जाते हैं। अब वो नाइट ड्यूटी हो, मॉर्निंग ड्यूटी हो, इवनिंग ड्यूटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें अपना पर्टिकुलर डे आता है कि मेरे 12 घंटे अगर कोई एक जगह ले रही है, बचे 12 घंटे मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है, क्योंकि हम 4 साल में आराम से ये चीज सीख जाते हैं। तो वो नाइट हो, डे हो, कुछ भी हो, हम उसको इजीली मैनेज कर लेते हैं। क्या आपके जितनी भी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है, क्या ऐसा हुआ है कि 3 दिन की लगातार 72 घंटे की ड्यूटी आई हो? तो नहीं 72 नहीं, बट 36 आवर्स शिफ्ट मैंने टोटल 3 बार करी हुई है। अच्छा, करी हुई है। हाँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा तब? उसमें तो होता है कि बिकॉज आप बाहर का खाना भी कितना खा लोगे वो भी नहीं हो सकता। रूम पे जाने की भी आपके पास स्पेस नहीं है। एंड जितने भी डीडीआरस वगैरह वो सारे रेजिडेंसी ऑक्यूपाई करके रखते हैं। तो उन सब में हमें 36 में, क्योंकि वो अबव ह्यूमन कैपेसिटी हो गया, वहां पे थोड़ा बहुत इश्यू आ जाता है। बट इफ यू टॉक अबाउट अराउंड 24-28 आवर्स, वहां तक हम अभी तक इजीली कंट्रोल कर लेते हैं खुद को। 1% आप 72 आवर्स की, 36 आवर्स की ड्यूटी करके जस्ट आके रूम में बैठे हो, एकदम से कॉल आ जाए, तो आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए इस वक्त? आइदर यू विल ज्वाइन और ड्रॉप इट। नो, ड्रॉप इट, बिकॉज 36 आवर्स के बाद अगर मैं खुद इतना ज्यादा थका हुआ हूँ, आई विल रादर प्रेफर माय कलीग टू डू द सेम जॉब। अगर वो ही चीज, कोई बेसिक सी भी चीज हुई, मेरे से गलत होगी, ब्लेम मेरे ऊपर आएगा, नुकसान पेशेंट का होगा, तो वो एक प्रोसेस को स्ट्रेच करने वाली बात है। रादर आस्क फॉर हेल्प इफ अवेलेबल। बिल्कुल सही कह रहे हो। आज के यूथ में मेडिकल फील्ड को लेकर क्या बिगेस्ट मिसकंसेप्शन है? पहले के टाइम पे क्या था, ये सोशल मीडिया था नहीं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तो हम लोग पेरेंट्स भी बताते थे कि डॉक्टर्स तो बहुत पढ़ते रहते हैं, पूरी जिंदगी पढ़ते रहते हैं। बट अब क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है, तो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड वाली यूथ देख रही है यार, डॉक्टर्स तो पार्टी भी करते हैं, ये तो क्लबिंग भी कर रहे हैं, ये तो आराम से ट्रिप्स पे भी जा रहे हैं। तो उन लोगों के दिमाग में एक पर्सपेक्टिव बन रहा है कि यार शायद हमारे पेरेंट्स ने जितना हमें बताया उतना भी नहीं है। बट मैं बताऊंगा जितना तुम्हारे पेरेंट्स ने बताया उससे 100 गुना ज्यादा ही है। हमें बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है साल में 1 या 2 ट्रिप लगाने का,
वो भी हम पता नहीं अपना कितना एडवांस का काम इनिशियली ही रैप अप करके जाते हैं, तो हम वो वहां पे कर पाते सही हैं। कह रहे हो, सही कह रहे हो। बाकी जितना आपने सुना है कि स्टडी करनी पड़ती है, खुद को एक तरीके से बदलना ही पड़ता है, वो सारी चीजें एज इट इज है, उसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, जब आप एमबीबीएस में एंटर हुए और जब आपके सामने एक डेड बॉडी रखी गई, तो उस वक्त जब आपको कहा गया कि अब इसको टच करना है, तो उस वक्त आपके क्या थॉट था? डरे थे या कर गए थे? नहीं, इनिशियली फॉर 5-10 सेकंड्स तो हाँ थोड़े बहुत हाथ कांपे थे, बट क्योंकि एक बार हमने हाथ लगा लिया, एक बार हम इंसिजन मारना हमने थोड़ा बहुत सीख लिया, उसके बाद तो सब नॉर्मल हो गया था उसमें। हाँ, तो जैसे एमबीबीएस स्टूडेंट को बर्नआउट और एग्जाइटी से बचने के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? अगर आप अभी एमबीबीएस स्टूडेंट हैं और अगर आपको बर्नआउट एंजाइटी आ रही है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपने सक्सेस के पहले स्टेप पे पहुंच गए हैं। ओके। बिना इन सब चीजों के आप सक्सेस पे पहुंच ही नहीं सकते। दूसरी चीज, अपने अंदर एब्जॉर्ब करना सीखो। हमें आज इंटर्नशिप में भी हमारे 3rd ईयर रेजिडेंट कंसल्टेंट्स एक ही चीज बताते हैं कि सुनने की आदत डाल लो, दुनिया है बोलने वाली। तो इसी तरीके से अगर आपको एंजाइटी हो रही है, खुद पे सेल्फ डाउट काफी ज्यादा हो रहा है, एक तो अपने अंदर लेट इट सिंक इन। तुम उसको जाके गुस्से में किसी से लड़ोगे, कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा और नुकसान पे नुकसान है। आराम से अपना शांति से एक जगह बैठो, जस्ट कट योर सेल्फ आउट फ्रॉम द इंटायर वर्ल्ड फॉर एटलीस्ट अ वीक। अपना नॉर्मल रूटीन ठीक करो। लोग इसको कभी एम्फोसिस नहीं देंगे। अभी एंजाइटी, सेल्फ डाउट, इन सब चीजों में आ जाता है कि मैंने आपको बात बताई थी, हमारा जितना भी जो जख्म है, जुनून है और जीत है। 3J। अब इसी चीज में आपके जख्मों में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में ये भी है कि मैं टाइम पे नहीं उठ रहा, कि मैं रात को सोता 5 बजे, सुबह उठता 10 बजे, मेरी आज की क्लास मिस हो गई। कहीं ना कहीं जख्म में ये भी पार्ट आ रहा है। सही बात कहीं ना कहीं ये भी आ रहा है कि खाना अच्छा नहीं मिल पा रहा, मेरे आधी फ्रस्ट्रेशन उससे है। कहीं ना कहीं ये भी आ रहा है कि मैं तो लोगों से अच्छा हूँ, लोग ही मेरे से उल्टा है। तो ये जितने भी जख्म है, ठीक है, आपको साथ हुआ है तो आपको लग रहा है कि हाँ मेरे साथ है, होता सबके साथ है। कोई दिखाता है, कोई नहीं दिखाता, कोई चुपके से मैनेज करके चले जाता है, बच आप अकेले जाते हो। तो सबसे पहले इन सब चीजों को एक सिंपल चीज देखो कि सबके साथ हो रहा है, मैं कोई यूनिक नहीं हूँ। भले वो कितना भी हो, सुबह उठना कितना मुश्किल होता है, ज्यादा अगर आपका रूटीन सही है बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हाँ। लेकिन आपके लिए वो भी एक मिशन टारगेट सा बन जाता है, वो नहीं हो पाता कि बहुत लोगों से। सही तो बात। सबसे पहले ये जितने भी आपके जख्म है, प्लीज इनको हाथ जोड़ो, इनको मेडल की तरह एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये नहीं होंगे तो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी भी नहीं बन पाएगी। पहले इन सब जख्मों को अरेंज करो, इनको ठीक करो जो जो आपके बन रहे हैं। उसके बाद आपके आ जाती है जीत, तो आपकी बिल्कुल लास्ट में आएगी। लेकिन उसके बाद जो आपने जुनून दिखाना है, वो जुनून बनेगा सिर्फ और सिर्फ जब आप ये जख्मों को ठीक कर लोगे और रूटीन बनाओगे डेली का। जीतेगा कौन? योर entire day cannot be good. Your entire day cannot be bad. It can be just average. All days won't be good, all days won't be bad. It will be an average. And trust me, लास्ट में जीतेगा वही जो एवरेज ही रहा। बिकॉज अगर आप सारे, इफ योर ऑल डेज वर गुड, आपके अंदर ईगो आएगी, आप पक्का कहीं ना कहीं हारोगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो 3J हमने बताया ना, जुनून, जख्म और जीत, अगर आपने इस पे काम कर लिया ना, डॉक्टर नमन वाधवा ने जो इतनी हमें डीप लर्निंग दे रहे हैं, उसको ज़रूर ध्यान से सुनो। और अपनी जितने भी एमबीबीएस स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, ये कुछ ऐसी जनरल डिस्कशंस हैं जो हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म तो करेंगी ही करेंगी। अच्छा, ये जैसे इंटर्नशिप ने आपको प्रोफेशनली ही नहीं, पर्सनली भी कैसे चेंज किया? मतलब एक तो हमें थोड़ी बहुत पेशेंट के साथ, पेशेंट की फैमिली के साथ डीलिंग करनी आ गई, जो कि मेरे को एक पर्सनली लगा था कि मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगा। अब हमारे पास एक बायलैटरल इंग्वाइनल हर्निया के पेशेंट आए थे, वो इंडियन गवर्नमेंट की आयुष्मान स्कीम के अंडर थे। तो उनके पास खुद के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने गवर्नमेंट को बोला प्लीज पे फॉर दिस, एंड वो उसमें एलिजिबल थे, उनके पास कार्ड था। अब एक्चुअली में गवर्नमेंट से अप्रूवल आया नहीं था, एंड वो बस प्री ऑफ एरिया में बैठे थे। अप्रूवल आता था तो उसी दिन सर्जरी हो जाती। अब थोड़े से वो इम्पेशेंट हो गए कि मैं 3 दिन से यहाँ पे हूँ, आज भी तुम नहीं कर रहे, 2 दिन बाद का बोल रहे हो। तो उन्होंने बोला मेरे को डिस्चार्ज कर दो, मेरे को नहीं कराना। फिर उस पेशेंट को पर्सनली अकेला मैं लेके गया था, उसको आराम से काउंसलिंग करी, उसको समझाया कि तेरी सारी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, सब कुछ रेडी है, बात 2 दिन की है, तू कहीं और जाएगा 1 हफ्ता पक्का लगना है, कोई फायदा ही नहीं है, और सर्जरी 3 दिन बाद तो हो ही जाएगी ना। फिर उसने बोला चलो ठीक है मैं रुक रहा हूँ।
ये एक बहुत पहली चीज थी मेरे लिए कि चलो एटलीस्ट मैं पेशेंट को कन्विंस कर पाया, अपनी एक्चुअली जो मेरी सही बात थी उस तक पहुंचा पाया। फिर वो जब दोबारा वार्ड में गया, उसने बोला ऐसे ऐसे बेचैनी हो रही है, मन नहीं लग रहा। मैं कहा समझ सकता हूँ, तुम्हारे अंदर पहले से था कि आज सर्जरी होनी है, नहीं हुई, कह रहा भूख भी नहीं लग रही। मैंने फिर उसको खाने के ऊपर 4-5 मिनट जब काउंसिल किया, फिर जब आराम से उसका खाना आया, मैंने उसको अपनी आंख से देखा था खाना खाते हुए। एक टाइम था जो वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था कि मैंने रहना ही नहीं है यहाँ, और अब बैठ के वो यहाँ पे खाना खा रहा था। एक एज ए इंटर्न डॉक्टर आपके लिए इतना भी बहुत होता नहीं, है। ये तो मैं कहती हूँ ना कि आधा पेशेंट तो डॉक्टर की काउंसलिंग से ही ठीक हो जाता है, 100%, और 100%। बाद में जो थोड़ी बहुत मेडिसिन सर्जरी से जो उसको दूसरी करनी पड़ती है, तो वो तो देखो, जो जब बॉडी पार्ट में कुछ ऐसी सर्जरी होएगी तो ठीक होने के लिए हो रही है ना। जब मेंटली वो सेटल्ड है तो वो हील भी जल्दी होती है, एब्सोल्युटली हील 100%। भी जल्दी होती है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना इस चीज को वैसे परसीव करता है। 100%। तो क्या कभी ऐसा मोमेंट आया जब आप इमोशनली ब्रेकडाउन फील कर रहे थे, उससे कैसे ओवरकम किया? एज अ स्टूडेंट तो फर्स्ट ईयर के एंड में कुछ हो गया था, तो उस टाइम पे सब कुछ जीरो था मेरे। अराउंड 1-1.5 महीने बाद एग्जाम्स थे फाइनल। अच्छा। पूरा साल मैं अपना आराम से अच्छे से एक्सेल कर रहा था फर्स्ट ईयर में। अब क्योंकि वो इंसिडेंट हुआ, एक तो मैं अपने एग्जाम्स को लेकर बहुत ज्यादा अनकॉन्फिडेंट, मतलब ये लगा लो सब कुछ बेस लाइन पे खत्म हो गया था। मेरे को आराम से पूरा का पूरा टाइम लग गया उसको बिल्ड करने में। एंड इस चीज का सिंपल एक ही ट्रीटमेंट है। अगर आपके साथ लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, बी सेल्फिश। आपको सबसे पहले अपना रूटीन बनाना, दैट्स बीइंग सेल्फिश। आपको लोगों से सिर्फ उतने मतलब की ही बात करनी है, दैट बीइंग सेल्फिश। अपना जितना इंटरेस्ट आप दुनिया में लगा रहे हो बस उतना ही लगाओ, दुनिया से कभी कुछ एक्सपेक्ट मत करो, बिकॉज एक्सपेक्टेशन विल इवेंचुअली कन्वर्ट इनटू होप। एंड जब होप टूटेगी आप फिर और ज्यादा फिर नीचे और गिरोगे। डाउन हो गए। पहले ही अपना ब्रेन को बुलेट हेड माइंड बना लो और हार्ट को एकदम रॉक बना लो कि कुछ करना ही नहीं है, मैं सेल्फिश हूँ, मुझे सिर्फ अपने इंटरेस्ट देखने हैं। अब मैंने उस टाइम पे क्या करा, एक तो मेरे अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी, तो मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे मॉर्निंग और आफ्टरनून के कोट्स लगाने स्टार्ट कर दिए। अच्छा। कि अगर मैं व्हाट्सएप खोलूं तो मेरे अराउंड पॉजिटिविटी ही होनी चाहिए। मैंने इंस्टाग्राम पे अपने कोट्स डालने चालू कर दिए। मैंने बहुत ज्यादा चीजें करी, अपने पूरी सराउंडिंग को मैंने कहीं ना अपने कहीं पे पॉजिटिव बेसिकली बनाया। काम किया, अपने पे सिर्फ खुद पे बेसिकली काम काम करो। किया। देखो, बिल्कुल। जब तक आप अपने खुद पे काम नहीं करते हो ना, तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता। सामने आसपास की दुनिया को जितना मर्जी ज्ञान बांट जाए, जब तक आप अंदर से नहीं उठोगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे आज के स्टूडेंट जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आपका मोटिवेशनल मैसेज क्या है? अभी धुरंधर मूवी आई थी, तो उसमें अजय सनियाल का एक डायलॉग मेरे को बहुत याद है हाँ। कि ये समुंदर बहुत गहरा है और दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा और अंधेरा है। तो अगर आपको आपको एक्चुअली में, आप पेरेंट्स भी छोड़ो, आपको इवेंचुअली पता है कि मैं कितना जमीन पे हूँ, कितना पानी में हूँ। तो अगर आप सही में जमीन पे हो, आराम से अपने नीट पेपर के 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट प्लीज दे दो। अगर आपको लग रहा है मैं जमीन पे हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, मेरे दादा का सपना था कि पोता डॉक्टर बने, उस वजह से, पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से, इन सब वजह से आना पड़ रहा है, तो आप अगर यहाँ से क्लियर कर भी गए, आगे बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होगी, आप खुद ही क्विट मार जाओगे। तो अगर आपको लग रहा है कि आप कर पाओगे तो अटेम्प्ट जरूर देना। और दूसरी चीज, दुनिया से डील करना सीखो, क्योंकि पढ़ाई एक तरफ अपनी ही जगह है। जब आप दुनिया से डील करोगे, आप एक्चुअली में खुद पे और ज्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा। क्योंकि यार आई वॉज बीइंग सो काइंड, मैं इसके साथ सही था, मैं तो हर किसी के साथ सही रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ। अरे ये सब चीजें सीखो। जब तक आप फेलियर्स नहीं सीखोगे, हम जो भी डॉक्टर बनता है वो कोई कुछ भी नहीं है, बट आपकी पूरी जनरेशन ने जितने फेलियर्स देखे होंगे उतने फेलियर एक डॉक्टर देखता है। तो हमें फेलियर से ही फर्क नहीं पड़ता। तो आपको इस तरीके से ट्यून करना पड़ेगा, एंड बस आंख बंद करो और लगे रहो। मैं यहाँ पर ना आपसे एक सभी नीट स्टूडेंट की तरफ से ये मेरा क्वेश्चन है कि जैसे नीट अभी आपने देखा कि प्री नीट कैंसिल हो वो गया था। कैंसिल हुआ क्योंकि पेपर लीक हो गया। बिल्कुल। पिछले साल भी सेम केस हुआ। और जो ये आपका पोस्ट ग्रेजुएट पीजी का भी नीट का पेपर पोस्टपोन हुआ था पिछले साल। तो इसमें जो बच्चों की मेंटल टॉर्चर होता है, कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, तो ऐसे में आप क्या उनको हील करोगे, क्या उनको काउंसिल करोगे? देखो, जो बच्चे खुद से केपेबल हैं,
उनको एक्चुअली में अगर देखा जाए 10 to 15% फर्क पड़ता है, बाकी सारा होता है प्रोपागेंडा, बिकॉज 22 लाख स्टूडेंट्स हैं, अराउंड 50,000 सीट्स हैं, तो कितने ही जेन्युइन होंगे, और मोस्टली होता है देखो प्रोपागेंडा। और एक्चुअली में जो बहुत ज्यादा हर्ट होता है उसकी फैमिली के सपोर्ट ही जस्ट सफिशिएंट होता है उसको एक और पुश दिलवाने के लिए, क्योंकि वो भी अंदर से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट होता है। अब आपको क्या लगता है जो बच्चा उस टॉप 50,000 में आ रहा है वो ऐसा थोड़ी ना होगा कि आज उठा पेपर दे दिया और चलो मैं हो रहा, उसने एक्चुअली में ऐसे 500 से 1000 नीट का पेपर अपने 2 साल के अंदर दे दिए होंगे, उसको भी चलो अंदर से कॉन्फिडेंस है कि मैं 500 पेपर दे चुका हूँ, चलो 2 महीने और सही, जस्ट अनदर एग्जाम। सही। बाकी जो प्रोपागेंडा फैला रहे हैं उनका मुश्किल है कुछ होना। देखो ना, कोटा में हर आए दिन इतने इंसिडेंट हो रहे हैं, 100%। तो घर जाते हैं तो बाप कहता है मैंने जमीन बेची तेरे लिए, फिर बच्चा जाता है माँ कहती है मैंने गहने गिरवी रखे तेरे लिए, मैं कहती हूँ बच्चे को, वो बच्चा घर जाना बंद कर देता है। 100%। तो मैं तो आज जैसे डॉक्टर साहब के साथ बात हो रही है ना, मैं तो यही कहूंगी कि देखो वो स्टूडेंट उसी प्रोफेशन में रहकर कॉलेज के अंदर जो आपको अंदर की जो नॉलेज दे रहे हैं ना, ध्यान से सुनिए और इस पॉडकास्ट को बार बार देखिए जो वो आज बता रहे हैं, क्योंकि यहीं से आपकी जर्नी उस कॉलेज में जाके होने वाली है। तो यहाँ पर जैसे मेडिकल प्रोफेशन में पेशेंस और ह्यूमैनिटी कितने इम्पोर्टेंट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि पेशेंट को आज यहाँ पे दर्द हुआ कल वो आपके दरवाजे पे है। हाँ। पहले वो अपने किसी रिश्तेदार को बताएगा कि हमारे उनको भी दर्द हुआ था, उनसे पूछो उन्होंने क्या करा, फिर बढ़ेगा दर्द वो केमिस्ट पे जाएगा, फिर बढ़ेगा लास्ट रिजॉर्ट पे आप आए हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। तो एक तो जब वो आया है उसको एक इमरजेंसी की तरह ही देखो कि भाई इसको अभी ट्रीट करना है विद इन 3 to 4 days, सर्जरी की रिक्वायरमेंट है सर्जरी में रेफर करो, अगर नॉर्मल मेडिसिन से ठीक हो सकता है हम खुद करेंगे उसे। और एक इतनी ज्यादा ह्यूमैनिटी इंपॉर्टेंट है कि आपसे भले कोई 6 साल जूनियर हो, यार है तो वो भी डॉक्टर ही ना, आप भले सीनियर हो गए, सही तो बात है। सबको इक्वल ट्रीट करना हर किसी को आना चाहिए। आप रूड हो जाओगे लोग आपसे बात शेयर करना बंद कर देंगे, लोग आपके पीठ पीछे कुछ आपके बारे में उल्टा टेढ़ा बोलेंगे, वो भी सही नहीं है। आपको हर किसी से जस्ट बीइंग हम्बल होना है, बट अपना एक एरिया बनाओ कि मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा, सबके साथ एक एरिया में रहो। अब आपको पर्सनली जो लगता है कि यार ये मेरे कुछ खास हैं, इनके साथ वो एरिया बढ़ा लो, बट जस्ट बी हम्बल, बिना हम्बल के ये तो कुछ भी नहीं हो सकता।